नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जो कि क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 है हमारा यहाँ पे, और बुक नंबर 2 है। ध्यान समझिएगा, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5। वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है और चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली एवं उनकी चुनौतियां व पुनर्स्थापना, चैप्टर 5। तो आज इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण शब्दों के साथ शुरू होता है। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है PUF, जिसे क्या कहते हैं? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? PUF को हम पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं। SVD है, SVD को हम संयुक्त विधायक दल के नाम से जानते हैं। ध्यान समझिएगा, संयुक्त विधायक दल के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है CWC, जिसे हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC का फुल फॉर्म है। DMK है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये भी एक नाम है जो विस्तार से हम DMK को फुल फॉर्म में लेते हैं। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं MCQ के तौर पे, या कभी कभी इसके विस्तार के रूप में भी बोला जाता है लिखने के लिए। तो आप वहां पे इन चारों पॉइंट्स को विस्तार से लिखेंगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रणाली क्या है? सबसे इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1947 में आप सभी को पता है कि भारत आजाद हो गया था। भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो इसके बाद क्या हुआ? भारत के जो प्रथम आम चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ। तो 47 से 52 के बीच में जो समय लग गया जिसमें चुनाव नहीं हुआ, फिर भी हमारे यहाँ सरकार थी। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से हमने पहले के वीडियो में पढ़ रखा है। तो भारत जब 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद 1952 में हमारे यहाँ पहली आम चुनाव हुई, मतलब जनता के द्वारा चुना गया शासन कब हुआ? 1952 में हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और अपने प्रतिनिधि जो है वो सरकार का चयन करते हैं। यह बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पे एक दल नहीं है। ये नहीं कह सकते आपकी यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य है या राज है। यहाँ पे अलग अलग दल जो हैं वो कायम है, काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे बहुदलीय पार्टी कहते हैं। लेकिन भारत में आजादी के बाद से अब तक सत्ता में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी ही रही है। जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से तब तक से अगर देखा जाए वर्तमान समय तक, तो सबसे ज्यादा जो पार्टी शासन किया है हमारे भारत में वो है कांग्रेस पार्टी। लगभग 70-72 सालों तक इन्होंने हमारे भारत में शासन किया है। इसके बाद मैं बता दूं, इतने समय तक सत्ता में रहने के कारण इन्हें कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जब कोई पार्टी इतने लंबे समय तक किसी देश का शासन सत्ता संभालती है तो एक प्रकार की प्रणाली बन जाती है, एक प्रकार का नियम कानून वो तय कर लेती है। तो इसी प्रकार से कांग्रेस के इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इन सभी चीजों को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपके जानकारी के लिए। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। 1952 में हमारे यहाँ पहला आम चुनाव हुआ। आम चुनाव होने के बाद जो है वो भारत एक बहुदलीय व्यवस्था का देश है। यहाँ पे बहुत सारे दल कायम है, बहुत सारे दल काम करते हैं। इसके अलावा भारत आजादी के बाद जो भारत देश में आजादी के बाद जो सबसे लंबे समय तक सत्ता पर आसीन रहा है वो कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए इसे हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड को देखिए। भारत के 8 जो है वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे पूरे भारत देश में जो राष्ट्र लेवल की पार्टीज हैं जो सत्ता को संभालती है वो 8 हैं, उन्हें याद रखना जरूरी है। पहला तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो कांग्रेस की पार्टी है पहले नंबर पे। दूसरा है भारतीय जनता दल पार्टी जिसे हम BJP, जो अभी हमारे यहाँ सरकार में है, शासन कर रही है। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी। चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पांचवा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी, जो टूट के बदल गया था अलग अलग, मैंने आपको चैप्टर में समझाया है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये दो अलग अलग टूट गए थे कम्युनिस्ट पार्टी से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी है और नेशनल पीपल्स पार्टी भी है।
ये जो 8 पार्टियां हैं ना, ये हमारे भारत देश में राष्ट्र लेवल पे है, पूरे भारत देश के लिए। और भी बहुत सारी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी हैं जो राज्यों के लिए भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये सारे पार्टी जो है इनका काम है पूरे देश लेवल पे ये चुनाव लड़ सकते हैं, इन्हें ये मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार से आपने देखा भारत के जो 8 जो है राष्ट्रीय दल जो चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश में सक्षम है, उन सभी के नाम इस प्रकार से थे। आगे की स्लाइड में आपको देखना है कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण था, किन कारणों से कांग्रेस का वर्चस्व हमारे देश में ज्यादा था। तो देखिए, ये आजादी के बाद से, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 से, तब से लेकर अभी तक की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। ये जितने भी 8 पार्टीज मैंने आपको दिखाए हैं, ये सब उसके बाद बने हैं। बहुत सारे पार्टीज तो ऐसे हैं जो कांग्रेस से ही निकल के आई है, कांग्रेस से ही टूट टूट के बनी है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी की अगर बात की जाए भारत के आजादी के समय से, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए भी इनका प्रभुत्व हमारे देश पे ज्यादा रहा है, क्योंकि ये सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा है सबसे मजबूत संगठन। सबसे मजबूत संगठन होने का कारण है कि इसमें सभी वर्गों के लोग, सभी दल के लोग इसमें शामिल थे। किसमें? कांग्रेस में। इसलिए ये बहुत ही मजबूत पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जैसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे। उस समय हमारे भारत के जितने भी लोकप्रिय नेता थे, जितने भी जनता के नजर में था प्रिय नेताओं में, उनमें जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी इत्यादियों का नाम आता है। तो वो सभी जो थे वो कांग्रेस में ही शामिल थे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी भी, महात्मा गांधी, ये सब कांग्रेस के अंदर थे और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये लोगों के बहुत चहेते थे, बहुत ही पॉपुलर फेस था इनका। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी जो है उस समय की सबसे फेमस पार्टी में थी। आजादी की विरासत हासिल थी, शुरुआत से ही आजादी के लिए लड़ाई किया था इन्होंने। कांग्रेस पार्टी जो है, या कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं, उन्होंने शुरुआत से ही आजादी के लिए लड़ाई किया था। इस कारण से भी इसे बहुत ज्यादा वर्चस्व मिला है हमारे भारत देश के अंदर, और इनका प्रभुत्व हमारे देश के अंदर कायम रहा है। इस पार्टी में सभी वर्गों का समर्थन था। उस समय तो कोई और पार्टी थी नहीं, तो जितने भी लोग आजाद करवाना चाहते थे भारत को, वो सभी इसी पार्टी में सम्मिलित होते गए, जुड़ते गए, जिससे इस पार्टी का और रूपरेखा जो है और मजबूत होता गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण है। हालांकि इन सभी पॉइंट्सों को हमने पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि वो आपके काम की चीजें हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। नेहरू जी के मौत के बाद उत्तराधिकार का संकट। जब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मौत हो गई, उसके बाद उनके जगह पर कौन नेता आएगा, इस बात का भी संकट हो गया। तो सबसे पहले देखिए, 1964 में मई में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, आप इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई, तो आप बताइएगा 1964 में मई का समय था, मई महीना था, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बातें बहुत तेज हो गई कि अब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे, अब पार्टी का कमांड कौन संभालेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन उनका पदभार संभालेगा, कौन देश को एकता की ओर लेके चलेगा, अखंडता को बनाए रखने में कौन मदद करेगा। ये सब बातों का बहस शुरू हो गया था पार्टी के अंदर। ऐसी आशंका थी, ऐसा लोगों का डर था कि कहीं देश टूट न जाए, क्योंकि जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब तक उन्होंने देश की अखंडता की बात की, देश को संभाल के चलने की बात की। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोगों का ऐसा मानना था कि अब देश कहीं टूट न जाए, देश में सेना का शासन आ जाएगा, देश में जो सेना है वो शासन करना शुरू होगी, आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगी, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में डेमोक्रेसी जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है, कहीं वो न खत्म हो जाए। ऐसी आशंका थी कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 के मई महीने में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पार्टी के अंदर ये सारी बातें आने लगी थी। नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज थे। कांग्रेस पार्टी के उस समय जो चेयरमैन थे वो के कामराज थे। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, देश के प्रधानमंत्री का चयन होने का समय आया, तो जो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इनका कार्यकाल क्या था? आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि
लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनके प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या था, तो आप बताएंगे 1964 से 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। इतनी कम क्यों, इतना कम समय क्यों रहे ये? देखिए, ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से वहां पे फिर से प्रधानमंत्री का संकट उत्पन्न हो गया। ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, ये सभी चीजों को मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है। शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। अभी अभी मैंने बताया था ना, जब ये ताशकंद समझौता रूस में हो रहा था उस समय शास्त्री जी की निधन हो गई थी 10 जनवरी 1966 को। उस समय भारत चीन युद्ध का नुकसान हमारे देश में चल ही रहा था, जो चीन ने हमारे भारत देश पर जो हमला कर दिया, इससे जो क्षति हुई उसका नुकसान चल रहा था। साथ ही साथ हमारा आर्थिक संकट भी था, सूखा, मानसून की असफलता और पाकिस्तान से युद्ध जैसी समस्याएं भी हमारे देश में चल रही थी। एक ऐसा दौर था ये जिस समय चाइना ने भी अटैक किया था, उसी लमसम में हमारे यहाँ खाद्यान्न की संकट हो गई थी, भोजन का संकट हो गया था, मानसून नहीं आ रहा था, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। ये सारे संकट जो है ना इसी दौरान चल रहा था। जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ वो समय था, आप समय को बड़ा ध्यान से देखिएगा, 10 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान रूस में ही। ताशकंद एक शहर है वहां का, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में या फिर एमसीक्यू में। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल भी आपने देख लिया जो 1964 से 1966 तक चला। बहुत कम समय तक ये रहे, लेकिन जब तक रहे इन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, लाहौर तक अपनी सेना घुसा दी थी और इनको बहुत ही अच्छे अच्छे कामों के लिए भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा यह नारा दिया गया था, तो वहां बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के शासन काल में दौरान आई चुनौतियां। जब तक लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे तब तक किन किन प्रकार की चुनौतियां आई, किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना किया लाल बहादुर शास्त्री ने। सबसे पहला जो है, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में देश ने दो चुनौतियों का सामना किया। जब तक 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे तब तक देश में जो मेजर दो प्रॉब्लम थी वो क्या क्या थी? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 में जो पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इस समय हमारे देश में खाद्यान्न का संकट था, हमारे देश में सूखा पड़ गया था, भोजन के बिना बिहार के बहुत सारे लोग मारे गए थे, भोजन ही नहीं था, गेहूं चावल का कमी हो गया था, मानसून की असफलता के कारण हुआ था, बारिश नहीं हुआ था जिस कारण से पूर्ण रूप से सूखा पड़ गया था। इस चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। अभी मैंने आपको समझाया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। याद रखिएगा, जब हमारे देश के अंदर सूखा पड़ गया मानसून की कमी के कारण, उस समय ये एक बड़ी समस्या थी हमारे भारत देश के लिए, लोगों के भोजन का संकट उत्पन्न हो गया था और उस समय हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद 1965 की जब युद्ध की समाप्ति हुआ, इस सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ, जो उस समय रूस था, सोवियत संघ के ताशकंद, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, अभी के समय में ये ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन उस समय 1966 के समय में ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। वो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो ये युद्ध हुआ था 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य, इसमें समझौता कराने के लिए ताशकंद समझौता हुआ और ताशकंद समझौते की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान वहां गए, दोनों के बीच में बैठक हुई और ताशकंद समझौता हुआ। तो ताशकंद समझौता के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री ये नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो पाकिस्तान का जमीन जीता है वो वापस करे, लेकिन वहां पे बड़ी बड़ी शक्तियों ने इन्हें मजबूर किया, जिस कारण से इन्हें पाकिस्तान की जीती हुई जमीन वापस करनी पड़ी। और दुखद घटना तो तब हुई जब लाल बहादुर शास्त्री के इसी समय में मृत्यु भी हो गई और वो ताशकंद में ही मर गए थे। बहुत रहस्य वाली कहानी है ये, मैंने इसे पहले वाले वीडियोज में भी आपको समझाया था कि इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में बात करेंगे।
और रिसर्च करके आपको ऐसी ऐसी जानकारी हम प्रदान करेंगे जिसका आपने अनुमान नहीं लगाया होगा। बहुत सारी चीजें मुझे अभी भी पता है, लेकिन अगर मैं अभी बताना शुरू करूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तब हम आउट ऑफ सिलेबस की बात करेंगे। इस प्रकार से आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के शासन काल के दौरान आई चुनौतियों के बारे में देखा। सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे उस समय भारत देश के अंदर, एक तो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1965 वाला। दूसरी बात, हमारे देश की स्थिति सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति हमारी सही नहीं थी। हमारे यहाँ भोजन का समस्या हो रहा था, हमारे यहाँ अनाज नहीं उग रहा था, बारिश नहीं हुई थी, इस कारण से हम बहुत परेशान थे। लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और यहाँ तक कि उसके आधे देश राजधानी तक हमारी सेना घुस गई थी। इस तरह से आपने लाल बहादुर शास्त्री के शासन काल के दौरान आई हुई चुनौतियों के बारे में देखा। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे 1960 में दशक में खतरनाक दशक क्यों माना जाता। 1960 का जो दशक था, 1960 का जो समय था, उसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, किन कारणों से इसे खतरनाक समय कहा गया है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत, हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था। इसके बाद गैर बराबरी, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याओं से गुजर रहा था। इस समय हमारे भारत के अंदर एक तो गरीबी था, अर्थव्यवस्था हमारी सही नहीं थी और क्षेत्रीय अखंडता फैल रही थी। क्षेत्रीय जो खंड है, जो लोकल जगह थे, वहां पे बहुत सारे तनाव वाले माहौल थे, क्षेत्र टूट रहे थे। ये सारी समस्याओं सरकार के सामने थी। हम इन सभी चीजों को संभाल ही रहे थे कि इसी बीच पाकिस्तान ने युद्ध भी कर दिया, एक और समस्या हमारे लिए बढ़ गई। नेहरू जी के उत्तराधिकारी की बड़ी आसानी से चुन लिया गया। देखो, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो के कामराज जो थे उस समय के अध्यक्ष के चेयरमैन, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को उस समय का प्रधानमंत्री बना दिया, वर्तमान प्रधानमंत्री। मॉनसून की असफलता थी, बारिश नहीं हो रहा था, सूखे की स्थिति 1962 में चीन के युद्ध के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के साथ इसलिए था। 1962 में किसने हम पर आक्रमण किया था? चीन ने। 1965 में किसने आक्रमण किया? पाकिस्तान ने। और इन दोनों समय में ही हमारा देश सूखे की मार झेल रहा था, हमारे यहाँ मानसून की कमी थी। इसीलिए हम, ये सब कब हुआ? 1962 में, 1965 में, 1966 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो ये 1960 के दशक में ये सारी चीजें हुई। इसीलिए हम 1960 के दशक को सबसे खतरनाक मानते हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश के साथ बहुत सारी विपदाएं आई। विपदा नंबर 1 था कि 1962 में चीन ने अटैक किया। विपदा नंबर 2 था कि 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया। विपदा नंबर 3 था कि 1966 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ताशकंद में ही मर गए थे। मर गए या मार दिए गए, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। शास्त्री जी के बाद उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी जी। शास्त्री जी की जब मृत्यु हो गई, जब लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु को प्रदान हो गए, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को बनाया गया। श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ध्यान से याद रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी इनका नाम था। शास्त्री जी के मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई, जो देश के उस समय के दिग्गज नेता थे, एवं इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ एवं इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। परिवारवाद तो कांग्रेस में शुरुआत से ही है ना। मोरारजी देसाई को उस समय के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना नेतागिरी के एक्सपीरियंस के कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री बना दिया, जिसके लिए मोरारजी देसाई नाखुश भी हुए और उन्होंने पार्टी से एकाब करने की भी सोची। मोरारजी देसाई उस समय के दिग्गज नेता हुआ करते थे और अगर सही मायने में देखा जाए तो उन्हें ही उस समय का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद शुरू से है। पहले नेहरू, उसके बाद गांधी जी, राजीव गांधी, इस तरह से यहाँ पे परिवारवाद के हिसाब से लोग अपने नेताओं का चयन करते थे। तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री न बना करके यहाँ पे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया, क्योंकि ये तो परिवारवाद था। कांग्रेस शुरुआत से परिवारवाद में चलता है। इंदिरा गांधी को अनुभव नहीं था, इंदिरा गांधी को एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उसने उनको सिंडिकेट की पूरी पार्टी ने मिलकर, क्योंकि पार्टी तो इनके बाप की थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इन सभी ने मिलकर मोरारजी देसाई को न बनाकर श्रीमती इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया, बिना एक्सपीरियंस के, अनुभवहीन होने के बाद भी।
यह मानकर कि वे दिशा निर्देशन के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगे। सिंडिकेट जो कहेगा, जो पार्टी कहेगी, उसके ऊपर वो काम करेंगे। इसी बात को सोचकर सिंडिकेट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो समझने योग्य हैं कि क्या ऐसा कारण था कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री न बनाकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि उनके पास अनुभव भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मोरारजी देसाई की बात की जाए तो उनके पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने देश के लिए लड़ा था, उन्होंने देश के सभी चीजों को बड़े नजदीकी से देखा था। उस समय तो इंदिरा गांधी नई थी हमारे राजनीति के लिए, फिर भी इनको सिंडिकेट ने बनाया और बताया कि इन्हें जैसी पार्टी कमान कहेगी वैसा ही ये काम करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी को किस तरह से बनाया गया, क्यों मोरारजी देसाई को नहीं बनाया गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी जी के पीएम बनने के समय देश की समस्या। जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनी ना, उस समय भी देश के साथ कुछ समस्याएं थी, उनके बारे में भी जानिए। पहले तो मॉनसून की असफलता थी ही, क्योंकि 1966 तक की तो बातें मैंने आपको बता दी है, मॉनसून चल ही रहा था। इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री बनी हमारे देश की, तब भी मॉनसून की समस्या थी। व्यापक सूखा था, चारों तरफ सूखा था, बारिश नहीं हो रहा था, इसलिए चारों तरफ सूखा था, सारे तरफ परेशानियां थी, किसान अनाज नहीं उगा नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, भोजन की समस्या हो रही थी देश में। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, विदेश में जो हमारा मुद्रा भंडार है उसमें भी कमी हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी कुछ ज्यादा आ गई थी। निर्यात में गिरावट, निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय में। सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी से देश की आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। सेना के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने से हमारे देश की जो इकोनॉमिकल सिस्टम थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो कमजोर होने लगी, क्योंकि देश का पैसा सेना पर ज्यादा खर्च हो रहा था। इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के दबाव में, जब अमेरिका ने दबाव दिया इंदिरा गांधी जी को, तो उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य गिरा दिया। रुपए का मूल्य उस समय 5 रुपए था, उसे 7 रुपए कर दिया, दोनों में खाइयां बढ़ गई। $1 का मूल्य जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी तो 5 रुपए था, लेकिन जब अमेरिका ने दबाव दिया, क्योंकि हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गया था, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा थे उनमें कमी आ गई, तो अमेरिका ने दबाव दिया इंदिरा गांधी पे, तो इंदिरा गांधी ने $1 को 7 रुपए के बराबर कर दिया। आज वही देखिए, खाई बढ़ते बढ़ते 77 से 78, 77 to 78 रुपीज हो गई है $1 की कीमत। लेकिन 1966 की बात है कि $1 की कीमत हमारे भारत देश के 5 रुपए के बराबर था, लेकिन अमेरिका ने दबाव दिया इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में ही उसे 7 रुपए कर दिया था। ये सारी चीजें थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उनके समय में जो समस्या आ रही थी, ये सारे पॉइंट है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगली स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है चौथा आम चुनाव, जो 1967 में हुआ था। चौथा आम चुनाव जो है वो 1967 में हुआ था, ध्यान से समझिएगा। पहला 1952 में हुआ था, और 5-5 साल से जोड़ लीजिएगा तो चौथा आम चुनाव जो है वो 1967 के समय में आता है। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। देश की खराब स्थिति थी, अनुभवहीन नेता, इंदिरा गांधी अनुभवहीन नेता थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया। देखिए, जो विपक्षी दल थे, जो कांग्रेस के अलावा जो दल थे, उन्होंने जनता को मुहा, जनता को समझाया, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अनुभवहीन प्रधानमंत्री के चुनावों का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। इंदिरा गांधी को तो चुनाव के बारे में कोई नॉलेज नहीं, राजनीति के बारे में कोई नॉलेज नहीं, देश की समस्या के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इस कारण से भी देश में उस समय का जो आम चुनाव आया, उसका जो रिजल्ट आया वो कुछ और ही निकला। सारे लोग बिल्कुल चक्कर खा गए कि ये क्या हो गया, कांग्रेस को कहां से धूल लग गया, कांग्रेस के साथ क्या परेशानी हो गई। क्या हुआ, फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। ध्यान समझिएगा, फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ, और देश में चुनाव हमेशा की तरह आराम से हो गया। हमारे यहाँ जो पहले जो चुनाव होता था या अभी भी होता है, बहुत ही आराम से हो रहा था, आराम से हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ। उनके नतीजे ने सबको चौंका दिया। उनका जब नतीजा आया देश के चुनाव का, तो सभी चौंक गए। क्यों चौंक गए कि केंद्र और राज्य दोनों जगह ही गहरा धक्का लगा कांग्रेस को, अनुभवहीन
परिवारवाद, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री ना बनाना, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण कांग्रेस को ऐसा धक्का लगा, इसका दिमाग ही उड़ गया, कंफ्यूज हो गया, फ्यूज उड़ गया बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस किसी तरह से तो लोकसभा में सरकार बना लिया घीस तीर के जोर जार के, लेकिन सरकार बनाने में सफल नहीं पर, लेकिन सीटों और मतों की संख्या दोनों में ही भारी गिरावट आई। इससे पहले जितने भी 3 चुनाव तक कांग्रेस जो है 300 साढ़े 300 प्लस ही सीट लाती थी, लेकिन जब चौथा आम चुनाव हुआ तो यहाँ पे कांग्रेस का कनपट्टी हिल गया, बिल्कुल इसका लेवल नीचे आ गया। किसी तरह से खींच तीर के इसमें सरकार बनाया, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, जो उस समय के कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, वो चुनाव हार गए। उन्होंने जनता के सामने अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, उनका चुनाव हार गए, वो चुनाव से बाहर हो गए। चुनावों के नतीजे को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। इस समय जो चुनाव का रिजल्ट आया, जो चुनाव के परिणाम आए, उस समय के इकोनॉमिस्ट ने, राजनीतिज्ञ ने, विपक्षी पार्टियों ने कहा ये तो चुनावी भूकंप हो गया, मतलब अजीबे हो गया, बवंडर न हो गया। जो कांग्रेस 3 आम चुनावों में 350 प्लस ही सीट रहता था इसका पूरे भारत देश के चुनाव में, वो यहाँ पे इतना बुरा तरीके से हारा। अनुभवहीन राजनेता इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का, और इसके अलावा इसके बड़े बड़े दिग्गज नेता सब चुनाव हार गए, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद चल रहा था। अगर किसी अच्छे अनुभव वाले लोगों को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो वहां पे शायद हो सकता था कांग्रेस फिर से वर्चस्व में रहती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। पार्टी कमान ने ऐसे लोगों को, ऐसे इंदिरा गांधी को बना दिया प्रधानमंत्री, इसके पास कोई अनुभव नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। लोगों को बात समझ में आ गई, लोगों ने इनके सरकार को हक से नीचे गिरा दिया, और उसके बाद यहाँ पे इसको चुनावी भूकंप की संज्ञा दी गई है कि ऐसा समय आ गया कि चुनावी भूकंप के बराबर था। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कांग्रेस 9 राज्य, समझिएगा उसी में है ये, कांग्रेस 9 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में ये क्या है, सरकार नहीं बना सकी। भाई साहब, इतनी बुरी स्थिति हो गई कांग्रेस की कि 9 राज्यों में तो इनकी सरकार ही नहीं बनी, बिल्कुल ही सरकार नहीं बनी। वो 9 राज्य थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एवं केरल में सरकार नहीं बन पाई इसकी। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं है। कोई आप ये भी नहीं कह सकते हैं यहाँ पे ये सब एक तरफ था, दक्षिण का राज्य सब था, सब लोग का सोच एक तरफ था, इसलिए सरकार नहीं बना। नहीं, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य थे। बिहार कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, केरल और मद्रास कहाँ है, सबकी सोच अलग थी। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे अनुभवहीन प्रधानमंत्री है, परिवारवाद चल रहा है, ये देश को लूट खसोट रहे हैं, इस कारण से इनकी 8 राज्यों में 9 राज्यों में सरकार ही नहीं बनी। वो 9 राज्यों के नाम इस प्रकार से थे। तमिलनाडु में पहली बार, तमिलनाडु जो था भारत का एक राज्य है, वहां पे क्षेत्रीय पार्टी, वहां की जो लोकल पार्टी थी उसका नाम था डीएमके। डीएमके पार्टी वहां का क्षेत्रीय पार्टी था, उसको पूरा भरपूर समर्थन मिला और वो जीत गई क्षेत्रीय पार्टी से, और उसी का सरकार बना तमिलनाडु में। वहां पे तो कांग्रेस का मटिया मेट ही हो गया था। अब क्या हुआ, ये जो डीएमके पार्टी थी जिसने वहां पे सरकार बनाई थी तमिलनाडु में, इस पार्टी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में विरोध किया। उसने कहा कि मैं हिंदी को अपने राजभाषा के रूप में नहीं लूंगा, हिंदी को मान्यता नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे तमिलनाडु की भाषा जो है वो तमिल है और हमारी भाषा भी तमिल ही होगी। इन्होंने विरोध किया और इसी की पार्टी ने वहां पे सरकार बनाई थी। किस पार्टी ने? डीएमके पार्टी ने। 9 राज्यों में तो ऐसे ही इनकी सरकार नहीं बनी, और तमिलनाडु का जो क्षेत्रीय पार्टी था, मैंने बताया था 8 पार्टी जो बताया था जो राष्ट्रीय पार्टी था, उसके अलावा डीएमके जो था वो तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी था, लोकल पार्टी था। इसी को बहुमत मिला, इसी ने सरकार बनाया, और इसी ने सरकार बनाया और हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया, कहा कि मैं हिंदी को राजभाषा नहीं बनाऊंगा, उसने इसका विरोध किया। इस प्रकार से आपने सभी पॉइंट्सों को देखा है। आशा करता हूं कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी पॉइंट में अगर परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।